Yes, sir. चलो, the captation portion of the diffraction is your diffraction to single slit, and this one is the important than the previous one जो भी अभी तक पढ़ा है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है, क्लियर? और किस टाइप का डिफ्रैक्शन बनाना है हमको यहाँ पर? फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन, मतलब सबके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। वो तो आपको दिख ही रहा है कि स्लिट और इसके बीच डिस्टेंस फाइनाइट है। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। अब ध्यान सुनना, बारी बारी सुनना, देखो ध्यान से। डिस्टेंस इनफाइनाइट हो या तो स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट पहुंचे? प्लेन वेवफ्रंट। तो कौन सा डिफ्रैक्शन? प्रैक्टिकली तो अपन डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रख सकते, इसलिए कोशिश करते हैं कि स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट पहुंचे? आपका ये प्लेन वेवफ्रंट पहुंचे, क्लियर? सो यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, स्लिट की डायग्राम समझना ही थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर सुनो ध्यान से, ये सोर्स और ये है स्मॉल अपर्चर, ये सोर्स यहाँ है, स्मॉल अपर्चर यहाँ। स्मॉल अपर्चर की थिकनेस कितनी है? 1। ये बात समझ में आ रही है? सोर्स से लाइट गई तो यहाँ पर अपन एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। और इस तरीके से रखा है कि सोर्स उस लेंस के कहां पर हो? फोकस पर। सोर्स कहां पर होगा? उस लेंस के फोकस पर। तो अगर सोर्स इस लेंस से फोकस पर है तो लेंस में जाने वाली सारी रेज लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो फोकस से जाकर कोई भी रेज जो लेंस को हिट करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसी हो जाएगी? पैरेलल। मतलब सोर्स से तो रेज ऐसे निकली, क्योंकि आगे अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस के लगाने से क्या हुआ कि ये जो रेज निकली इस तरीके से, ये फोकस पर था, इसलिए कैसी हो गई? आपकी पैरेलल हो गई। अब इसके पैरेलल होने से क्या फायदा? अभी इस जोन में उधर नहीं गए, इसके पैरेलल होने से एक चीज ये फायदा हुआ कि पहले सोर्स से वेवफ्रंट कैसा था? स्फेरिकल था। वेवफ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं? तो रेज के परपेंडिकुलर एक सरफेस है। अब रेज ऐसी हो चुकी है तो रेज के परपेंडिकुलर सरफेस तो ये आएगी ना, इसका मतलब अब कैसा वेवफ्रंट हो गया? प्लेन। स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट जा रहा है? प्लेन। अब प्लेन वेवफ्रंट जाएगा तो कौन सा डिफ्रैक्शन? समझ आ रहा है? तो यहाँ पर इस लेंस की हेल्प से अपन ने इस स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट इंसिडेंट किया है? यहाँ पर आपको ये प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट किया। ये बात समझ में आ? इस डेरिवेशन की खासियत ये आज तक एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, और इस कोरोना पैंडेमिक में तो पूछे जाने का सवाल ही नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए इस डेरिवेशन को बहुत सीरियसली तुम्हें नहीं लेना है, ठीक? डायरेक्ट रिजल्ट अपन लिखेंगे, हाँ रिजल्ट के बाद कुछ कैलकुलेशन करनी है, उन कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। सो यहाँ पर कैसा ये कि ये वेवफ्रंट खिसकते यहाँ पर आ गए। अब इस वेवफ्रंट का जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो ऊपर यहाँ टकराया होगा, ये वेवफ्रंट यहाँ, तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया होगा, क्योंकि ये वेवफ्रंट जब यहाँ पहुंचा तो ही आगे बढ़ा होगा। तो जब वेवफ्रंट यहाँ पहुंचा तो हमें पता है कि वेवफ्रंट जब कहीं भी रहता है तो अपने ऊपर आने वाले पार्टिकल्स को एक साथ एक ही जैसा वाइब्रेट करता है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेवफ्रंट इज द सरफेस ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन अ कांस्टेंट फेज या इन अ सेम फेज। तो S1 और S2 जो ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, दो स्लिट नहीं दिखी चाहिए सर, इंटरफेरेंस में भी S1 S2 था नहीं, या एक ही ओपनिंग, उस ओपनिंग में मैंने दो नाम किए S1 और S2। इनके बीच में कितने पार्टिकल रह सकते हैं? इनके बीच में कितने पार्टिकल होंगे? इनफाइनाइट। और हर एक वेवफ्रंट पर आने वाला पार्टिकल अगले वेवफ्रंट के सेकेंडरी सोर्स से क्या करता है? वर्क करता है। अब अगर हमें डिफ्रैक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या करते हैं? ये लाइट सीधे आ रही है, सीधे भेज देते। ये लाइट कैसी है? सीधे आ रही थी, अपन क्या करते हैं? सीधे भेज देते ना। और फिर यहाँ पर फिर से एक लेंस लगाया है, इस बार इस लेंस की फोकस नहीं है स्क्रीन, तो अगर लेंस पर पैरेलल रेज आएंगे तो कहां पर जाती है? उसकी फोकस। तो इसने क्या किया कि अगर हमें डिफ्रैक्शन का आइडिया नहीं होता, इन रेज को अपन कहां ले जाते? यहाँ पर ले जाते। ये बात समझ में आ? लेकिन डिफ्रैक्शन हमें ये बताता है ना कि लाइट तो सीधे नहीं चलेगी, बल्कि कॉर्नर से क्या हो जाएगी? बेंड भी हो जाएगी। जब वर्टिकल साइडों की तरफ ऊपर की हो तो इधर की नीचे की तरफ बेंड हो जाए। ये बात समझ? तो बेंडिंग कैसे होती है ये बहुत ध्यान से समझना। देखो ये हमारी स्लिट, यहाँ पर क्या है आपका S1 और यहाँ पर कैसा आपका ये S2, और यहाँ पर क्या बना लिया हमने? स्ट्रिंग बना लिया। तो जैसे ही प्लेन वेवफ्रंट चल के यहाँ पर इस तरीके से आगे आया, वो यहाँ पहुंचेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो स्लिट के बीच में प्रेजेंट इनफाइनाइट पार्टिकल्स को क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा। जब स्लिट के बीच प्रेजेंट इनफाइनाइट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा तो हर एक पार्टिकल जो उस वेवफ्रंट में है वो सेकेंडरी सोर्स का वर्क करेगा। और सोर्स से कैसा वेवफ्रंट निकलता है? स्फेरिकल। तो अगर ये भी पॉइंट सोर्स है तो इनसे भी कैसा वेवफ्रंट निकलेगा? स्फेरिकल। ये बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली इससे भी निकलेगा आपके स्फेरिकल।
इसमें से जितने भी इनफाइनाइट सोर्स हैं सबसे क्या निकलेगा आपका इस तरीके से ये स्फेरिकल वेवफ्रंट निकले, क्योंकि दो से नहीं थर्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? डन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से ये कि यहाँ पर देखो तो इसका वेवफ्रंट कहाँ गया, लाइट तो ऐसे चल रही थी सीधे, ध्यान देखना है लाइट कैसे चल रही थी सीधे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रेस को जो स्लिट से आ रही है बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, वो बिल्कुल सीधे जाती है, लेकिन स्लिट से जो वेव जनरेट हो रही है वो ऊपर में जा रही है, इसलिए एक रे ऐसी जाएगी। अगर ये वेवफ्रंट है तो रेस कैसी होंगी, ऐसी होंगी। इस तरह से इस सोर्स को लिया तो इसकी भी रेस कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी। यहाँ पर देखो ये वाली रे इस रेखी कैसी पैरेलल, ध्यान समझ में, इसकी रेखी इधर जाएगी। जितने भी सोर्स हैं उनमें से कोई भी दो सोर्स की रेस कैसी नहीं पैरेलल रहेगी, ये शायद इसके पैरेलल हो जाए, ये वाली इसके पैरेलल हो जाए, ये बात समझ में आ रही है। और वो आगे जाकर नहीं क्या करेंगे, वो सुपर इम्पोज करेंगे। अब सुपर इम्पोज किस पाथ डिफरेंस पर करती हैं ये डिपेंड करता है वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम बनने का हिसाब किताब, ये बात समझ में आ रहा है। तो क्यों रेस डिफ्रैक्शन के बाद एक से बेंड हो जाती है, उसका रीजन ये है क्योंकि डिफ्रैक्शन के दौरान जो वेवफ्रंट पहुंचता है तो उस वेवफ्रंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और अगर वेवफ्रंट के पार्टिकल्स अगर सेकेंडरी सोर्स का वर्क करते हैं तो अगर ये सारे आपके सेकेंडरी सोर्स हैं तो इनके जो वेवफ्रंट इस तरीके से जनरेट होंगे तो वेवफ्रंट पर 90 डिग्री पर लाइन की तो रेस, तो हमें दिख रहा है कि इस वेवफ्रंट की यहाँ रेस इधर चली गई, इसलिए क्या हो गई यहाँ पर आपकी बेंडिंग हो गई। इस सोर्स की रेस इधर चली जाएगी सबकी है, इस सोर्स की रेस सब इस जगह, मतलब रेस सीधे जाने के बजाय इधर ही जा रही है, मतलब कॉर्नर से रेस क्या हुई आपकी बेंड हुई। फिर मैंने इस पॉइंट S1 वाले सोर्स और S2 वाले सोर्स से पास होने वाली की और दो रेस को क्या किया, फोकस किया। मैंने कहा S1 की ये रेस S2 की इस रेस के कैसी सपोज पैरेलल है, बस इन्हीं पैरेलल रेस को लेकर क्या करना पूरा अपने को स्टडी करना। ये पैरेलल रेस है, कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगे और बताएंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम बना कि मिनिमम, ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या करते हैं अपनी इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर क्या किया, ये रेस जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक S1 से पैरेलल रेस ली है, एक S2 से पैरेलल रेस ली है। क्यों? क्योंकि S1 S2 के बीच के पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स का वर्क करेंगे, चारों तरफ वेव्स बनाएंगी और मैंने कोई भी दो रेस लेंगी। ये जो पैरेलल वाली जो रेस ली है ये वाली रेस जो ली है पैरेलल रेस, ये ओरिजिनल रेस के साथ किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर, और यहाँ थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन एंगल। सो थीटा ओवर हियर इज योर एंगल ऑफ क्या है ये, दैट इज योर डिफ्रैक्शन। क्लियर? ए क्या है यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, और डी क्या है आपका, स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ पर जब ये थीटा पर गया, ये लेंस इस तरीके से, ये दो पैरेलल रेस है जो लेंस पर जा रही है। रेस अगर पैरेलल हो, लेंस पर एक्सिस के पैरेलल ना हो तो लेंस से पास होने के बाद कहाँ मिलती है, फोकल प्लेन पर। कहाँ मिलती है? फोकल प्लेन पर। और फोकल प्लेन कहाँ पर होता है, यहाँ पर। इस लेंस का फोकस यहाँ पर है। फोकल प्लेन क्या, फोकस से पास होने वाली एक प्लेन, उस प्लेन पर किसी एक पॉइंट कहाँ पर मिलेगी, पी पर मिलेगी। अब ये पी पॉइंट मैक्सिमम बनाएगा कि मिनिमम बनाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि S1 से चलने वाली रेस यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, S2 से चलने वाली रेस यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस के बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे कि हम मैक्सिमम बनाएगी मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये दैट इज योर पाथ डिफरेंस एट पॉइंट कितना, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। पाथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x। तो P वाले में देखो S1 वाली रेस इतना चली है, S2 वाली रेस इतना चली, ज्यादा कौन चला, S2P। तो अगर इसकी डिस्टेंस में से इसकी डिस्टेंस को हम हटा दें, ये पता चलेगा कितना पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, S2P माइनस कितना हो जाएगा, S1P हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, S1 से इस रेस पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद देखो इस लाइन के बाद जितना ये चली है उतना ये चली है, एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस इसके इक्वल आ गई। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं अपन, ये A बोल देते हैं। ध्यान से समझना, यहां से क्या प्लॉट कर दिया, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद जितना ये रेस चली उतना ये रेस चली, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से दिख रहा है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, इतना आ गया। S2A यहाँ पर क्या हो गया अपना पाथ डिफरेंस हो गया, ये विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये S2A
ये बात समझ में आ रही है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगी। देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि एक 90 माइनस थीटा होगा। बस समझ में आ रहा है। अगर ये एंगल थीटा की ये कितना होगा थीटा होगा। फिर इस ट्रायंगल में चलते हैं अपन, ये दैट इज योर इन ट्रायंगल दैट इज योर S1 S2 A। अप्लाई करो साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू S2A डिवाइड बाय S1 S2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां से पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आ गया आपका, ये S2A इज रिक्वायर्ड पार्ट डिफरेंस। S2A यहां पर है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी S1 S2 कितनी आ जाएगी sin थीटा हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, S1 S2 sin थीटा की जगह S1 S2 की जगह क्या लिख सकते हो आप a लिख सकते हो, तो डिस्टेंस a है। तो यहां पर आ गया आपका ये a sin थीटा दैट इज योर S2 है। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस आ चुका है डेल्टा x इक्वल टू कितना आ गया यहां पर a sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। यहां से sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, देखो sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या निकाला अपन ने कि अगर हमारी डिफ्रेक्शन के दौरान वेव अगर किसी पॉइंट P पर जाकर क्या हो रही है आपकी, अगर मीट कर रही हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है आपका ये डेल्टा x अपॉन, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रिंज पर ये थीटा क्या डिफ्रैक्शन एंगल, ये P पॉइंट पर डिफ्रैक्शन एंगल sin थीटा कितना आ रहा है पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय ये पार्ट डिफरेंस कितना आता है a sin थीटा, इसको पढ़ोगे ये पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है a sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर डार्क है कि ब्राइट, मैक्सिमा है कि मिनिमा, और मैक्सिमा है तो कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है कि सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये बात समझ में आ रही है। उन कंडीशंस को क्या करना आपने को ये डिराइव करना, समय पर चल रहा है पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका a sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका देखने वाले हैं अपन, ये दैट इज योर सेकेंडरी मैक्सिमास का देखने वाले। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कैसा हो जाएगा आपका ये दैट इज योर सेकेंडरी मैक्सिमास। अगर ये P पॉइंट सेकेंडरी मैक्सिमा होता तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है, तो पार्ट डिफरेंस हो जाता है ये इंटरफेरेंस का अपोजिट 2n + 1 इनटू कितना λ/2। बस ये कैसे आएगी यहाँ पे देखो, बस समझ में आ रहा है। ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है 2n + 1 इनटू λ/2। पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, इसका मतलब a sin थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। इसको a sin थीटा n बोल देते हैं, a sin थीटा n बोल देते हैं। सपोज यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है आपका ये थीटा एंगल, nth मैक्सिमा nth मिनिमा है ये a sin थीटा है, करेक्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a sin थीटा n मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 2n + 1 इनटू क्या हो जाएगा आपका ये λ/2 हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ से sin थीटा n कितना आ जाएगा आपका ये, तो sin थीटा n कितना आ जाएगा ये दैट इज योर 2n + 1 इनटू लैम्डा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 2a हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। अब यहाँ से क्या है कि मान लो कि अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो sin थीटा थीटा में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया कि थीटा n इज वेरी स्मॉल, अगर ये कैसा हुआ बहुत ही स्मॉल हुआ तो इस केस में sin थीटा n विल बी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका ये थीटा n हो जाएगा। सो अपने पास आ गया ये थीटा n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये 2n + 1 इनटू क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है। तो ये किसके लिए हिसाब किताब आया आपका ये सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब जैसे कोई क्या है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इस लाइन से कितने एंगल पर हो, ये थीटा क्या बता रहा इस पर्टिकुलर पॉइंट की एंगुलर पोजीशन कि अपने ओरिजिनल लाइन से कितने एंगल पर है थीटा, करेक्ट। तो सपोज यहाँ पर कैसा ये जैसे कि ये थीटा क्या होता है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन इसको क्या बोलते हैं एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। तो जैसे कोई पूछे यहाँ पर ये कि एंगुलर पोजीशन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी है, दैट इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू कहां से रखनी है आपको ये 1 2 3 से बस समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू कितनी रखोगे आप 1 रख दो। जब n की वैल्यू 1 रख दोगे ये कितना आ जाएगा आपका ये थीटा n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये n की वैल्यू 1 रखो 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2। बस समझ में आ रहा है।
सिंगल स्लिट थी, सिंगल स्लिट से यहाँ पर गए तो यहाँ बना कौन सा आपका ये, दैट इज योर सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पर कौन सा बना D1, यहाँ पर कौन सा बना B1, यहाँ पर कौन सा बना D2 और यहाँ पर कौन सा बना B2। B1 क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इस लाइन के साथ कितने एंगल पर है, θ1 एंगल पर, और θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम कहां पर होगा, 10 की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2 रख दोगे तो पता चल जाएगा इस लाइन के साथ उसकी एंगल पोजीशन कितनी, एंगल क्या बता रहा समझ में आ रही है। इस तरीके से nth सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी कंडीशन, यहां से किसी मैक्सिमम कंडीशन को क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो, बस समझ में आ रही है। फिर किसी कंडीशन देखनी, सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन देखनी, तो यहां पर जब सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन देखनी है तो जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आएगा किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर सेकेंडरी मिनिमा। तो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा सेकेंडरी मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा, n लैम्डा, इंटरफेरेंस से बिल्कुल अपोजिट। तो पाथ डिफरेंस कितना आया था, a sin थीटा है, क्लियर, a sin थीटा है मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा। यहाँ से sin थीटा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाय a, और अगर थीटा वेरी स्मॉल हुआ, if थीटा n इज वेरी स्मॉल, then on that situation sin थीटा n is going to convert into थीटा n। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ से थीटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, दैट जो n लैम्डा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये हमें क्या बताएगा कि भाई पहला जो मिनिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, वो किस एंगल पर है, tan की वैल्यू यहां पे ट्रांसफर करनी है आपके लिए 1 2 3 और ट्रांसफर करनी है 4 से। तो बस समझ में आ रही है, तो प्रॉब्लम इसमें ये डन। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे आप, ध्यान समझना, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो किसकी एंगल पोजीशन आएगी यहां पर आपकी, दैट इज योर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की एंगल पोजीशन आएगी। तो फर्स्ट सेकेंडरी की मिनिमम एंगल पोजीशन कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 थीटा लैम्डा डिवाइड बाय a आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, मतलब ये एंगल θ1, ये फर्स्ट मैक्सिमम का थीटा कितना आया, 3 लैम्डा बाय a। उधर देखो फर्स्ट मिनिमा का कितना आएगा, लैम्डा बाय a, सेकंड मिनिमा का कितना आएगा, 2 लैम्डा बाय a, सेकंड मैक्सिमम का कितना आएगा, 5 लैम्डा बाय a। समझ में आ रही है, थीटा में क्या होता है, एंगल पोजीशंस होता है, करेक्ट। ये हमें क्या बता रहा है, ये एंगुलर पोजीशंस बता रहा है। तो प्रॉब्लम इसमें किसकी, सेंट्रल सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमास की और सेकेंडरी मिनिमास की। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। सो यहाँ पर क्या इंटेंसिटी कर्व देखने के इसके लिए डिफ्रैक्शन के लिए, जो कि मैंने पहले बता दिया कि डिफ्रैक्शन में अगर इस तरीके से पैटर्न मिलता है तो पहले सेंट्रल मैक्सिमा रहता है, फिर डार्क, फिर मैक्सिमा, फिर डार्क, सिंगली सेम पैटर्न नीचे। इस लाइन को मैंने इस तरीके से कर दिया, बस समझ में, इसको 90 डिग्री घुमा दिया। तो यहाँ पर C है, 90 डिग्री में D1 इधर चला जाएगा, B1 इधर, D2 इधर, B2 इधर। सिंगली उसके प्रीवियस भी D1 B1 B2 और B2, ठीक। वो मैंने पहले बताया कि सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो जितने भी ब्राइटर रहेंगे सबकी इंटेंसिटी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इधर भी और इधर भी। और डार्कर में इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है, 0। इंटेंसिटी y एक्सिस में, x एक्सिस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो डार्कर की इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है आपकी, 0 होती है। ये बात समझ में आ रहा है। ये इंटेंसिटी का और किसका, आपका डिफ्रैक्शन का। इंटरफेरेंस से देखा था तो ये सारे पीक बिल्कुल एक लेवल पर, ये भी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी सारे ब्राइटर क्या होती है, सेम होती है। इस बेसिस पर हमें कुछ कैलकुलेट करना है, और वो क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब अगर इसको हम ऐसे घुमा दें, यही डायग्राम बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको मैं हटा दूं यहाँ पर ये, और अब यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। हमसे पूछा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम बना उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है। एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है, ये कि अगर इस लाइन से, ध्यान से समझना, इस सेंट्रल मैक्सिमम लाइन से एंगुलर विड्थ का मतलब कहां तक सेंट्रल मैक्सिमम है। तो सेंट्रल मैक्सिमम कहां तक है, पूरा ये बस समझ में, ये पूरा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो हमें ये निकालना है कि यहां से लेकर यहां तक में हमें यहां से कितना एंगल चलना पड़ेगा। जितने एंगल में ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कवर हो जाए, जैसे ये और ये पूरा एंगल निकाल लो,
और ये पूरा एंगल हमें किसकी विड्थ बता रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा किससे? उसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये पूरा क्या निकालना है आपको? ये एंगल निकालना है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये पूरा एंगल निकल आया तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है यार, समझ आइए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि जितना सी से d1 का एंगल ऊपर उतना ही सी से d1 का एंगल कितना है? थीटा। तो जो यहां पूछ रहा है आपका ये, दैट इज योर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल, इसमें लिखना ही बहुत पड़ता है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये आंसर कितना आएगा? थीटा। और थीटा क्या है ध्यान समझना है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए इस पूरे एंगल को निकालना जरूरी है। थीटा यहां पर तो देखो ये, तो थीटा क्या बता रहा है? d1 की एंगल पोजीशन बता रहा है। तो इधर पहले पढ़ा, थीटा क्या बता रहा है? इस लाइन के साथ किसकी एंगल पोजीशन? d1 की एंगल पोजीशन। और d1 क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि फॉर सेकेंडरी मिनिमम, फॉर सेकेंडरी मिनिमम के लिए फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय a। पढ़ा है ना? हमें किसकी एंगल पोजीशन चाहिए? d1 की चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1, और वो एंगल कितना ले लेंगे? थीटा। ठीक है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 1 पर थीटा कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय a आ जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक थीटा कितना आ गया? लैम्डा बाय a। जितना ये थीटा उतना ये थीटा है। तो एंगल फ्रिंज विड्थ कितनी है? एंगल विड्थ कितनी हो गई आपकी? 2 * थीटा। ये बात समझ में आ रही है? सो यहां पर क्या हो गया आपका ये, दैट इज योर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये कितनी हो चुकी है आपकी? दैट इज योर 2 थीटा, और थीटा कितना निकल के आ रहा? लैम्डा बाय a। ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाय a। इज सेड टू बी योर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा को कवर करने के लिए सेंट्रल लाइन से टोटल कितना एंगल हमको मूव करना पड़ेगा? द एंगल इज योर 2 लैम्डा बाय a। ये बात समझ में आ रही है? इस एंगुलर विड्थ के साथ साथ हमसे ये भी पूछता है कि लीनियर विड्थ कितनी, कि भाई सेंटर लाइन कितनी लंबाई तक होना हो। ये बात समझ में आ रही है? तो हम अब क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर? ये लीनियर विड्थ। तो यहाँ पर क्या निकाला अपन ने? ये एंगुलर विड्थ निकाली सेंट्रल मैक्सिमा की, करेक्ट। अब हम जा रहे हैं इसकी लीनियर विड्थ निकालने। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है ये कि लीनियर विड्थ निकालते समय भी ऐसा ही करेंगे। इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा बाय a। लैम्डा बाय a कैसे आएगी तुमने देखा है, ठीक। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? दैट इज योर लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ का मतलब उसकी लेंथ y निकालना है। अब चूंकि ये मिड लाइन है, तो अगर ये y है, इसको अगर अपन y1 बोल दें और इसको y2 बोल दें, तो क्या y इज इक्वल टू y1 प्लस y2? और क्या y1 इज इक्वल टू y2 है? सिमेट्रिसिटी के हिसाब से जितना इस लाइन से ऊपर d1 उतना नीचे d2 है, तो y1 इज इक्वल टू क्या है? y2 है। इस कंडीशन पर क्या y इज इक्वल टू y1 प्लस y1 इज इक्वल टू 2y1 लिख सकते हैं? कहीं से अगर y1 का जुगाड़ हो जाए तो क्या ये आ जाएगा? करेक्ट। और ध्यान समझना, एंगुलर विड्थ कितनी आएगी आपको ध्यान समझ रही है? एंगुलर जो विड्थ आई थी थोड़ी देर पहले जो आपने निकाला था 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 2 लैम्डा बाय a। यही आएगी आपकी, करेक्ट। सो यहां पर ध्यान समझना है क्या कह रहा है यहां पर, ये कि आप y1 निकालो तो नाम बन जाएगा। ये वाला ट्रायंगल देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये लेंथ कितनी है? y1। ये लेंथ कितनी है? कैपिटल D। ये एंगल कितना? थीटा। tan थीटा लगा दें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, करेक्ट। सो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? अब थीटा ही बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे? tan थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा में। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? d थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा बाय a। ये कितना हो गया? ये d लैम्डा बाय a हो गया। ये किसकी वैल्यू आई? y1 की। तो एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी? लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 2y1। ये कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा डिवाइड बाय a इनटू कितना हो जाएगा? ये d हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? लीनियर विड्थ कितनी आ रही? 2 लैम्डा d बाय a, और एंगुलर विड्थ कितनी है? 2 लैम्डा बाय। क्या समझ में? जब भी आप किसी भी फ्रिंज का एंगुलर विड्थ निकालो, वो तो मान लो कुछ आ गया,
अगर उसी बिंदु का लीनियर वेक्टर तुमसे पूछता है ना, उसमें आंख बंद करके कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दे। समझ में आ रहा है? एंगुलर फ्रिंज वेक्टर में अगर तुम कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी क्या निकल आएगी? यही तो है ना, जो कैपिटल डी का फर्क है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम इसमें हम चाहते हैं फ्रिंज विड्थ निकालना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगी इंटरफेरेंस में? दो लगातार ब्राइटर या दो लगातार डार्कर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ कहलाती है। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी अपन क्या करने वाले हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने वाले। किसकी? सेकेंडरी मैक्सिमा से। दो लगातार ब्राइटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं ये? दैट इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दैट इज योर बीटा एस। करेक्ट? तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो ब्राइटर के बीच की डिस्टेंस, एंगुलर का मतलब दो ब्राइटर की एंगुलर पोजीशन के बीच है। ये बात समझ में आ रही है? इसको कैसे निकालेंगे? सो यहां पर देखो आप ये डायग्राम, बस लास्ट टॉपिक की रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। ठीक, वो टॉपिक है ही सही। यहां पर मिला आपका सेंट्रल, यहां पर मिला पहला डार्क, यहां पर मिला पहला ब्राइट, यहां पर मिला दूसरा डार्क और यहां पर मिला आपका दूसरा ब्राइट। ये यहां पर ये आपकी स्ट्रेट हुआ करती है इस तरीके से। करेक्ट? अब यहां पर देखो ये जो बनता था इस आपके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था आपका ग्राफ, इस तरीके से। करेक्ट? यस। और ये यहां पर कैसा आता है? समझ में आ रहा है? ठीक, तो मैं यहां पर क्या निकालने वाला हूं? एंगुलर विड्थ। सेंट्रल मैक्सिमम एंगुलर विड्थ निकाली तो 2 थीटा इज इक्वल टू आया था 2 लैम्डा डिवाइड बाय 8। कुछ बुद्धिमान लोग इनको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करना है, 2 थीटा ही रहेगा। बस समझ में आ रहा है? हम क्या निकालने वाले हैं? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। बस समझ में? जैसे कोई कहे कि ये बताओ जो V2 है इसकी एंगुलर विड्थ कितनी? V2 की एंगुलर विड्थ कितनी? मतलब V2 यहां से यहां तक है, तो इसको यहां से यहां तक नापने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा? ये किसकी एंगल विड्थ है? तो V2 क्या पूछ सकता है हमसे? एंगल विड्थ। अब एंगल विड्थ V2 की पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे अपन ये? तो इसके लिए अपन को चाहिए D3 का एंगल और किसका चाहिए? D2 का एंगल, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम इसमें जैसे कोई कहे कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा का तुम्हें पता है एंगुलर विड्थ कितना होता है? 2 लैम्डा बाई। तुमसे कोई क्या फिफ्थ मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना होगा? मान लो यहाँ पर तुमसे पूछ लिया सेकंड मैक्सिमा का ही एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो सेकंड मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ होगा इतने का सेंट्रल लाइन के साथ बनने वाला एंगल, क्योंकि एंगुलर विड्थ बताया कि इसकी एंगुलर पोजीशन जो कि यहाँ से लेकर यहाँ, तो अगर यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं तो ऐसे नहीं लग रहा ये वाली लाइन D3 की पोजीशन बता रही है, ये वाली लाइन D2 की पोजीशन बता रही है, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम इसमें तो हमसे क्या पूछ रहा है? एंगुलर पोजीशन किसकी पूछ रहा है हमसे? ये सेकेंडरी मैक्सिमम की पूछ रहा है कि एंगुलर पोजीशन कितनी होगी। तो सेकेंडरी मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन के लिए क्या निकालोगे? थर्ड मिनिमम का एंगल माइनस सेकंड मिनिमम का एंगल। ये बात समझ में आ रही है? अगर हमसे टर्सरी का पूछता तो फोर्थ मिनिमम माइनस थर्ड मिनिमम, हमसे 10th का पूछता 11th मिनिमम माइनस 10, हमसे अगर nth का पूछ रहा है आपका ये तो क्या लिखोगे आपने? दैट इज योर थीटा किसके लिए आपका ये मिनिमम के लिए n+1th माइनस n, यही होगा ना। और जो उसके एंगल पोजीशन होगी थीटा होगी, ये किसके लिए हो जाएगी आपकी? ये दैट इज योर मिनिमम के लिए हो जाएगी। अब मिनिमम के लिए तुम्हें पता होता है कि थीटा n कितना होता है आपका? ये n लैम्डा बाई 8, तो थीटा n+1 कितना हो जाएगा? n की जगह कितना रख दोगे? n+1 लैम्डा बाई 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों वैल्यू में रख के निकाल लेते हैं ये n+1 लैम्डा बाई 8 माइनस कितना हो जाएगा? ये n लैम्डा बाई 8, लैम्डा को मल्टीप्लाई करो
एन लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए माइनस एन लैम्डा बाई ए, ये और ये कैंसिल, इसका एंगुलर पोजीशन कितना आ गया आपका ये लैम्डा बाई ए। बस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इससे कोई मुझे लीनियर विड्थ कितनी होगी तो कैपिटल डी से क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई। बस समझ में आ रहा है। ये इसकी एंगल निकल के आई, हमसे यहां पर पूछ सकता है ये व्हाट इज योर लीनियर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमम, तो दैट इज योर, इसी में कैपिटल डी का मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा डी बाई कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें डन। तो दैट इज योर लीनियर विड्थ। ये सारी चीजें निकाली हैं। मेन पोर्शन वो वाला है जहां पर आपने पढ़ रखा है थीटा एन की वैल्यू ब्राइट के लिए कितनी और थीटा एन की वैल्यू डार्क के लिए कितनी, क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें क्या निकल रही है आपको कैलकुलेशन निकल रही। तो यहाँ से आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हो। चलो the calculation portion of the diffraction is your diffraction to single slit and this one is the important than the previous one जो भी अभी तक पढ़ा है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है क्लियर। और किस टाइप का डिफ्रैक्शन बनाना है हमें यहाँ पर फ्रॉम आपका डिफ्रैक्शन, मतलब सबके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। वो तो आपको दिख ही रहा है कि स्लिट और इसके बीच डिस्टेंस फाइनाइट है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इनफाइनाइट। आप ध्यान सुनना, बारी बारी सुनना, देखो ध्यान से। डिस्टेंस इनफाइनाइट हो या तो स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट पहुंचे, प्लेन वेवफ्रंट, तो कौन सा डिफ्रैक्शन। अब प्रैक्टिकली तो अपन डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रख सकते, इसलिए कोशिश करते हैं कि स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट पहुंचे आपका ये प्लेन वेवफ्रंट पहुंचे। क्लियर। सो यहां पर देखो बहुत ध्यान से सुनिए, ये डायग्राम समझना ही थोड़ा सा टफ है। यहां पर सुनो ध्यान से, ये सोर्स और ये है स्मॉल अपर्चर, ये सोर्स यहां है, स्मॉल अपर्चर यहां। स्मॉल अपर्चर की थिकनेस कितनी है, 1। ये बात समझ में आ रही है। सोर्स से लाइट गई तो यहां पर अपन ने कॉन्वेक्स लेंस कर दिया। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। और इस तरीके से रखा है कि सोर्स उस लेंस के कहां पर हो, फोकस पर। सोर्स कहां पर हो, उस लेंस के फोकस पर। तो अगर सोर्स इस लेंस से फोकस पर है तो लेंस में जाने वाली सारी रेज लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो फोकस से जाकर कोई भी रेज जो लेंस को हिट करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी हो जाएगी, पैरेलल। मतलब सोर्स से तो रेज ऐसे निकली, क्योंकि आगे अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो कॉन्वेक्स लेंस के लगाने से क्या हुआ कि ये जो रेज निकली इस तरीके से ये फोकस पर था, इसलिए कैसी हो गई आपकी, पैरेलल हो गई। अब इसके पैरेलल होने से क्या फायदा हुआ, अभी इस जोन में उधर नहीं गए, इसके पैरेलल होने से एक चीज ये फायदा हुआ कि पहले सोर्स से वेवफ्रंट कैसा था, स्फेरिकल था। वेवफ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो रेज के परपेंडिकुलर सरफेस की। अब रेज ऐसी हो चुकी है तो रेज के परपेंडिकुलर सरफेस तो ये आएगी ना, इसका मतलब अब कैसा वेवफ्रंट हो गया, प्लेन। स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट जा रहा है, अब प्लेन वेवफ्रंट जाएगा तो कौन सा डिफ्रैक्शन समझ आ रही है। तो यहाँ पर इस लेंस की हेल्प से अपन ने इस स्लिट पर कौन सा वेवफ्रंट इंसिडेंट किया है, यहाँ पर आपका ये प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट किया। ये बात समझ में आ रही है। इस डेरिवेशन की खासियत है कि आज तक एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया और इस कोरोना पैंडेमिक में तो पूछे जाने का सवाल ही नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए इस डेरिवेशन को बहुत सीरियसली तुम्हें नहीं लेना है, ठीक। डायरेक्ट रिजल्ट अपन लिखेंगे, हाँ रिजल्ट के बाद कुछ कैलकुलेशन करनी है, उन कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक। सो यहाँ पर कैसा ये कि ये वेवफ्रंट खिसकते यहाँ पर आ गए। अब इस वेवफ्रंट का जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो ऊपर यहाँ टकराया होगा, ये वेवफ्रंट यहाँ तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया होगा, केवल ये वेवफ्रंट जब यहाँ पहुंचा तो ही आगे बढ़ा होगा। तो जब वेवफ्रंट यहाँ पहुंचा तो हमें पता है कि वेवफ्रंट जब कहीं भी रहता है तो अपने ऊपर आने वाले पार्टिकल्स को एक साथ एक ही जैसा वाइब्रेट करता है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वेवफ्रंट इज द सरफेस ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन अ कांस्टेंट फेज या इन अ सेम फेज। तो S1 और S2 जो ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, दो स्लिट नहीं दिखी चाहिए सर, इंटरफेरेंस में भी S1 S2 था नहीं, क्या एक ही ओपनिंग, उस ओपनिंग के मैंने दो नाम किए S1 और S2। इनके बीच में कितने पार्टिकल रह सकते हैं, इनके बीच में कितने पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट। और हर एक वेवफ्रंट पर आने वाला पार्टिकल अगले वेवफ्रंट के सेकेंडरी सोर्स से क्या करता है, वर्क करता है। अब अगर हमें डिफ्रैक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, ये लाइट सीधे आ रही है, सीधे भेज देते। ये लाइट कैसी आ रही, सीधे आ रही थी, अपन क्या करते हैं, सीधे भेजते ना। और फिर यहाँ पर फिर से एक लेंस लगाया है, इस बार इस लेंस की फोकस नहीं है, स्क्रीन। तो अगर लेंस पर पैरेलल रेज आएंगे तो कहां पर जाती है, उसके
इन रेस को अपन कहां ले जाते हैं, यहां पर ले जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन डिफ्रैक्शन हमें ये बताता है ना कि लाइट तो सीधे नहीं चलेगी बल्कि कॉर्नर से क्या हो जाएगी, बेंड भी हो जाएगी। जब वर्टिकल साइड की तरफ ऊपर की ओर, इधर तो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। ये बात समझ, तो बेंडिंग कैसे होती है ये बहुत ध्यान से समझना। देखो ये हमारी स्लिट, यहाँ पर क्या है आपका S1 और यहाँ पर कैसा आपका ये S2 और यहाँ पर क्या बना लिया, स्ट्रिंग बना लिया। तो जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट चल के यहाँ पर इस तरीके से आगे आएगा, वो यहाँ पहुंचेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो स्लिट के बीच में प्रेजेंट इनफाइनाइट पार्टिकल्स को क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। जब स्लिट के बीच प्रेजेंट इनफाइनाइट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा तो हर एक पार्टिकल जो वेव फ्रंट में है वो सेकेंडरी सोर्स का वर्क करेगा। और सोर्स से कैसा वेव फ्रंट निकला था, स्फेरिकल। तो अगर ये भी पॉइंट सोर्स है तो इनसे भी कैसा वेव फ्रंट निकलेगा, स्फेरिकल। बस समझ में आ रहा है। सिग्नली इससे निकलेगा आपके स्फेरिकल। इसमें से जितने भी इनफाइनाइट सोर्स है सबसे क्या निकलेगा आपके इस तरीके से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। क्योंकि दो से नहीं, थर्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। डन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो तो इसका वेव फ्रंट कहां गया, लाइट तो ऐसे चल रही थी सीधे, ध्यान से देखना है, लाइट कैसे चल रही थी, सीधे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो रेस को जो स्लिट से आ रही है बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, वो बिल्कुल सीधे जाती है, लेकिन स्लिट से जो वेव जनरेट हो रही है वो ऊपर में जा रही है, इसलिए एक रे ऐसी जाएगी। अगर ये वेव फ्रंट है तो रेस कैसी होंगी, ऐसी होंगी। इस तरह से इस सोर्स को लिया तो इसकी भी रेस कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी। यहाँ पर देखो ये वाली रेस देखिए कैसी पैरेलल, इसकी देखिए इधर जाएगी। जितने भी सोर्स हैं उनमें से कोई भी दो सोर्स की रेस कैसी नहीं, पैरेलल रहेंगी। ये शायद इसके पैरेलल हो जाए, ये वाली इसके पैरेलल हो जाए। ये बात समझ में आ रही है। और वो आगे जाकर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो सुपर इम्पोज करेंगे। अब सुपर इम्पोज किस पाथ डिफरेंस पर करती हैं ये डिपेंड करता है वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम बनने के हिसाब किताब। ये बात समझ में आ रहा है। तो क्यों रेस डिफ्रैक्शन के बाद एक से बेंड हो जाती है, उसका रीजन ये है क्योंकि डिफ्रैक्शन के दौरान जो वेव फ्रंट पहुंचता है तो उस वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और अगर वेव फ्रंट के पार्टिकल्स अगर सेकेंडरी सोर्स का वर्क करते हैं तो अगर ये सारे आपके सेकेंडरी सोर्स हैं इनके जो वेव फ्रंट इस तरीके से जनरेट होंगे तो वेव फ्रंट पर 90 डिग्री पर लाइन की तो रेस, तो हमें दिख रहा है कि इस वेव फ्रंट की रेस इधर चली गई, इसलिए क्या हो गई, यहाँ पर आपकी बेंडिंग हो गई। इस सोर्स की रेस इधर चली जाएगी सब की, इस सोर्स की रेस सब इस जगह, मतलब रेस सीधे जाने के बजाय इधर भी जा रही है, मतलब कॉर्नर से रेस क्या होगी आपकी बेंड होगी। फिर मैंने इस पॉइंट S1 वाले सोर्स और S2 वाले सोर्स से पास होने वाली की और दो रेस को क्या किया, फोकस किया। मैंने कहा S1 की ये रेस S2 की इस रेस के कैसी सपोज पैरेलल है, बस इन्हीं पैरेलल रेस को लेकर क्या करना, पूरा अपने को स्टडी करना। ये पैरेलल रेस है, कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगे और बताएंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम बना कि मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या करते हैं अपनी इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, ये रेस जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक S1 से पैरेलल रेस ली है, एक S2 से पैरेलल रेस ली है। क्यों? क्योंकि S1 S2 के बीच ये पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स का वर्क करेंगे, चारों तरफ वेव्स बनाएंगी और मैंने कोई भी दो रेस लेंगी। ये जो पैरेलल वाली जो रेस ली है, ये वाली रेस जो ली है पैरेलल रेस, ये ओरिजिनल रेस के साथ किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर। और यहाँ थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन एंगल। सो थीटा ओवर हियर इज योर एंगल ऑफ क्या है, ये दैट इज योर डिफ्रैक्शन। क्लियर? ए क्या है यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। और डी क्या है आपका, स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ पर जब ये थीटा पर गया, ये लेंस इस तरीके से, ये दो पैरेलल रेस है जो लेंस पर जा रहा है। रेस अगर पैरेलल हो, लेंस पर एक्सिस के पैरेलल ना हो तो लेंस से पास होने के बाद कहाँ मिलती है, फोकल प्लेन पर। कहाँ मिलती है, फोकल प्लेन पर। और फोकल प्लेन कहाँ पर होता है, यहाँ पर। इस लेंस का फोकस यहाँ पर है। फोकल प्लेन क्या, फोकस से पास होने वाली है प्लेन, उस प्लेन पर किसी एक पॉइंट कहाँ पर मिलेगी, पी पर मिलेगी। अब ये पी पॉइंट मैक्सिमम बनाएगा कि मिनिमम बनाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि S1 से चलने वाली रेस यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, S2 से चलने वाली रेस यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और पाथ डिफरेंस के बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे कि हम मैक्सिमम बनाएगी मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये दैट इज योर पाथ डिफरेंस एट पॉइंट कितना, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। पाथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x। तो P वाले में देखो S1 वाली रेस इतना चली है, S2 वाली रेस इतना चली, ज्यादा कौन चला,
H2P। तो अगर इसकी डिस्टेंस में से इसकी डिस्टेंस को हम हटा दें, ये बच जाए कितना पार्ट डिफरेंस है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे H2P माइनस कितना हो जाएगा S1P हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, S1 से इस रेखा को परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद देखो, इस लाइन के बाद जितना ये चली है उतना ये चली है, एग्जैक्टली पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल आ गया। बस समझ में आ रही है। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं अपन, ये A बोल देते हैं। ध्यान से समझना, यहां से क्या प्लॉट कर दिया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद जितना ये रे चली उतना ये रे चली, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से दिख रहा है। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, कितना आ गया S2A। यहां पर क्या हो गया अपना पार्ट डिफरेंस हो गया ये, व्हिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये S2A हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगी। देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है 90। इस एंगल में ये एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा। बस समझ में आ रहा है। अगर ये एंगल थीटा की ये भी कितना होगा थीटा होगा। फिर इस ट्रायंगल में चलते हैं अपन, ये दैट इज योर इन ट्रायंगल दैट इज योर S1 S2A। अप्लाई करो साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू S2A डिवाइड बाय S1 S2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां से पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आ गया आपका, ये S2A इज रिक्वायर्ड पार्ट डिफरेंस। S2A यहां पर है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी S1 S2 कितनी आ जाएगी साइन थीटा हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, S1 S2 साइन थीटा की जगह S1 S2 जगह क्या लिख सकते हो आप A लिख सकते हो, तो डिस्टेंस A है। तो यहां पर आ गया आपका ये A sin थीटा दैट इज योर S2 है। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस आ चुका है डेल्टा S इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर A sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। यहां से sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, देखो sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या निकाला अपन ने कि अगर हमारी डिफ्लेक्शन के दौरान वेव अगर किसी पॉइंट P पर जाकर क्या हो रही है आपकी, अगर मीट कर रही हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, ये डेल्टा x अपॉन, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रिंज पर ये थीटा क्या डिफ्लेक्शन एंगल, ये P पॉइंट पर डिफ्लेक्शन एंगल sin थीटा कितना आ रहा है, पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय थीटा। ये पार्ट डिफरेंस कितना आता है आपका A sin थीटा, जिसको पढ़ोगे पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है आपका A sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर डार्क है कि ब्राइट, मैक्सिमा है कि मिनिमा, और मैक्सिमा है तो कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है कि सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये बात समझ में आ रहा है। उन कंडीशंस को क्या करना है आपने को, ये डिराइव करना है, समय पर चल रहा है पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका A sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका देखने वाले हैं अपन, ये दैट इज योर सेकेंडरी मैक्सिमास का देखने वाले। क्लियर। सो यहाँ पर देखो कैसा हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर सेकेंडरी मैक्सिमास। अगर ये P पॉइंट सेकेंडरी मैक्सिमा होता तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है, ये तो पार्ट डिफरेंस हो जाता है ये इंटरफेरेंस का अपोजिट 2n + 1 इनटू कितना λ/2। बस ये कैसे आएगी यहाँ पे देखो, बस समझ में आ रहा है। ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है 2n + 1 इनटू λ/2। पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, इसका मतलब A sin थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। इसको A sin थीटा n बोल देते हैं, A sin थीटा n बोल देते हैं। सपोज यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है आपका, ये थीटा है, nth मैक्सिमा nth मिनिमा है A sin थीटा है, करेक्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A sin थीटा n मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 2n + 1 इनटू क्या हो जाएगा आपका, ये λ/2 हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ से sin थीटा n कितना आ जाएगा आपका, ये तो sin थीटा n कितना आ जाएगा, ये दैट इज योर 2n + 1 इनटू λ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। अब यहाँ से क्या है, मान लो कि अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो sin थीटा थीटा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया, ये थीटा n इज वेरी स्मॉल। अगर ये कैसा हुआ, बहुत ही स्मॉल हुआ, तो इस केस में sin थीटा n विल बी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा n हो जाएगा। सो अपने पास आ गया ये थीटा n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 2n + 1 इनटू क्या हो जाएगा λ डिवाइड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है। तो ये किसके लिए हिसाब किताब आया आपका, ये सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब जैसे कोई कहे कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा
इस लाइन से कितने एंगल पर हो। ये थीटा क्या बता रहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट की एंगुलर पोजीशन कि अपने ओरिजिनल लाइन से कितने एंगल पर है, करेक्ट। तो सपोज यहां पर कैसा ये, जैसे कि ये थीटा क्या बता रहा है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। तो जैसे कोई पूछे यहां पर ये कि एंगुलर पोजीशन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी है, दैट इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू कहां से रखनी है आपको, ये 1 2 3 7 बस समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के n की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 1 रख दो। जब n की वैल्यू 1 रख दोगे ये कितना आ जाएगा आपका, ये थीटा n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये n की वैल्यू 1 रखो 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2 बस समझ में आ रहा है। मतलब क्या, ध्यान समझना है यहां पर, इस डायग्राम को पूरा मिटा रहा हूं, इसका नाम हो चुका है फैन ऑफ करो, फैन ऑफ कर दो, अभी जनरेट देखो यहां ये सिंगल स्लिट थी, सिंगल स्लिट से यहां पर गए तो यहां बना कौन सा आपका, ये दैट इज योर सेंट्रल मैक्सिमम। यहां पर कौन सा बना, D1, यहां पर कौन सा बना, B1, यहां पर कौन सा बना, D2 और यहां पर कौन सा बना, B2। B1 क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इस लाइन के साथ कितने एंगल पर है, θ1 एंगल पर, और θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 लैम्डा बाय 2। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम कहां पर होगा, n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2 रख दोगे, तो पता चल जाएगा इस लाइन के साथ उसकी एंगल पोजीशन कितनी, एंगल क्या बता रहा समझ में आ रहा है। इस तरीके से nth सेकेंडरी मैक्सिमा की होती कंडीशन, यहां से किसी मैक्सिमम कंडीशन को क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो, बस समझ में आ रहा है। फिर किसी कंडीशन देखनी, सेकेंडरी मिनिमास की कंडीशन देखनी। तो यहां पर जब सेकेंडरी मिनिमास की कंडीशन देखनी है तो जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आएगा किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर सेकेंडरी मिनिमास। तो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा सेकेंडरी मिनिमास के लिए कितना हो जाएगा, n लैम्डा, इंटरफेरेंस से बिल्कुल अपोजिट। तो पाथ डिफरेंस कितना आया था, a sin थीटा है, क्लियर, a sin थीटा है मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा। तो यहां से sin थीटा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाय a। और अगर थीटा वैल्यू वेरी स्मॉल हुआ, if थीटा n is very small, then on that situation sin थीटा n is going to convert into थीटा n। ये बात समझ में आ रही है। सो यहां से थीटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज n लैम्डा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये हमें क्या बताएगा कि भाई पहला जो मिनिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, वो किस एंगल पर है, tan की वैल्यू यहां पे ट्रांसफर करनी है आपको, ये 1 2 3 और ट्रांसफर करनी है 4 से। तो बस समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे आप, ध्यान समझना, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो किसकी एंगल पोजीशन आएगी यहां पर आपकी, दैट इज योर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की एंगल पोजीशन आएगी। तो फर्स्ट सेकेंडरी की मिनिमम एंगल पोजीशन कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 थीटा लैम्डा डिवाइड बाय a आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब ये एंगल θ1, ये फर्स्ट मैक्सिमम का थीटा कितना आया, 3 लैम्डा बाय a। उधर देखो फर्स्ट मिनिमम का कितना आएगा, लैम्डा बाय a। सेकंड मिनिमम का कितना आएगा, 2 लैम्डा बाय a। सेकंड मैक्सिमम का कितना आएगा, 5 लैम्डा बाय a। समझ में आ रही है। थीटा में क्या होता है, एंगल पोजीशंस बता रहा है, करेक्ट। ये हमें क्या बता रहा है, ये एंगल पोजीशंस बता रहा है। ये प्रॉब्लम इसमें किसकी, सेंट्रल सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमास की और सेकेंडरी मिनिमास की। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। सो यहाँ पर क्या इंटेंसिटी कर्व देखने के, इसके लिए डिफ्रैक्शन के लिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि डिफ्रैक्शन में अगर इस तरीके से पैटर्न मिलता है तो पहले सेंट्रल मैक्सिमा रहता है, फिर डार्क, फिर मैक्सिमा, फिर डार्क, सिमिलरली सेम पैटर्न नीचे। इस लाइन को मैंने इस तरीके से कर दिया, बस समझ में, इसको 90 डिग्री घुमा दिया। तो यहाँ पर C है, 90 डिग्री में D1 इधर चला जाएगा, B1 इधर, D2 इधर, B2 इधर। सिमिलरली इसके प्रीवियस भी D1 B1 B2 और B2, ठीक। वो मैंने पहले बताया कि सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो जितने भी ब्राइटर रहेंगे सबकी इंटेंसिटी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इधर भी और इधर भी।
और डार्कर में इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है 0। इंटेंसिटी y एक्सिस में, x एक्सिस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो डार्कर की इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है आपकी 0 होती है। ये बात समझ में आ रहा है। ये इंटेंसिटी का और किसका आपका डिफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस में देखा था तो ये सारे पी बिल्कुल एक लेवल पर, ये भी यहाँ पर क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी सारे क्राइटेरिया क्या होती है सेम होती है। इस बेसिस पर हमें कुछ कैलकुलेट करना है और वो क्या कैलकुलेट करना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब अगर इसको हम ऐसे घुमा दें यही डायग्राम बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको मैं हटा दूं यहाँ पर ये और यहाँ पर क्या करना है कैलकुलेशन करनी है। हमसे पूछा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम बना उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है। एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है कि अगर इस लाइन ध्यान समझना इस सेंट्रल मैक्सिमम लाइन से एंगुलर विड्थ का मतलब कहां तक सेंट्रल मैक्सिमम है। तो सेंट्रल मैक्सिमम कहां तक पूरा ये बस समझ में ये पूरा क्या है सेंट्रल मैक्सिमम। तो हमें ये निकालना है कि यहां से लेकर यहां तक में हमें यहां से कितना एंगल चलना पड़ेगा। जितने एंगल में ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कवर हो जाए जैसे ये और ये पूरा एंगल निकाल लो और ये पूरा एंगल हमें किसकी विड्थ बता रहा है सेंट्रल मैक्सिमम। इसलिए उसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये पूरा क्या निकालना है हमको ये एंगल निकालना है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर ये पूरा एंगल निकल आए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है ये बहुत इजी है ध्यान समझ आइए। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा क्योंकि जितना सी से d1 का एंगल ऊपर उतना सी से d1 का एंगल कितना चाहिए थीटा। तो जो यहां पूछ रहा है आपका ये दैट इज योर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल। इसमें लिखना ही बहुत पड़ता है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये आंसर कितना आएगा थीटा। और थीटा क्या है ध्यान समझना है। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए इस पूरे एंगल को निकालना जरूरी है। थीटा यहां पर तो देखो ये तो थीटा क्या बता रहा है d1 की एंगुलर पोजीशन बता रहा है। तो इधर पहले पढ़ा थीटा क्या बता रहा है इस लाइन के साथ किसकी एंगुलर पोजीशन d1 की एंगुलर पोजीशन। और d1 क्या है फर्स्ट सेकेंडरी। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि फॉर सेकेंडरी मिनिमम ये फार्मूला पढ़ा है हमने ये थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय a पढ़ा है ना। हमें किसकी एंगुलर पोजीशन चाहिए d1 की चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 और वो एंगल कितना ले लेंगे थीटा। ठीक है तो यहां पर n इज इक्वल टू 1 पर थीटा कितना आ जाएगा लैम्डा बाय a आ जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक थीटा कितना आ गया लैम्डा बाय a। जितना ये थीटा उतना ये थीटा है। तो एंगुलर विड्थ कितनी है एंगुलर विड्थ कितनी हो गई आपकी 2 into थीटा। ये बात समझ में आ रही है। सो यहां पर क्या हो गया आपका ये दैट इज योर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये कितनी हो चुकी है आपकी दैट इज योर 2 थीटा और थीटा कितना निकल के आ रहा लैम्डा बाय a। ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाय a इज सेड टू बी योर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब सेंट्रल मैक्सिमम को कवर करने के लिए सेंट्रल लाइन से टोटल कितना एंगल हमको मूव करना पड़ेगा। द एंगल इज योर 2 लैम्डा बाय a। ये बात समझ में आ रही है। इस एंगुलर विड्थ के साथ साथ हमसे ये भी पूछता है कि लीनियर विड्थ कितनी कि भाई सेंटर लाइन कितनी लंबाई तक होना हो। ये बात समझ में आ रही है। तो हम अब क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर ये लीनियर विड्थ। तो यहाँ पर क्या निकाला हमने ये एंगुलर विड्थ निकाली सेंट्रल मैक्सिमम की करेक्ट। अब हम जा रहे हैं इसकी लीनियर विड्थ निकालने। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है ये कि लीनियर विड्थ निकालते समय भी ऐसा ही करेंगे। इस एंगल की वैल्यू कितनी आई थी लैम्डा बाय a लैम्डा बाय a कैसे आई थी तुमने देखा है ठीक। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है दैट इज योर लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम लीनियर विड्थ का मतलब उसकी लेंथ y निकालना है। अब चूंकि ये मिड लाइन है तो अगर ये y है इसको अगर अपन y1 बोल दें और इसको y2 बोल दें तो क्या y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लिख सकते हैं। और क्या y1 इज इक्वल टू y2 है सिमेट्रिसिटी के हिसाब से जितना इस लाइन से ऊपर d1 उतना नीचे d2 है। तो y1 इज इक्वल टू क्या है y2 है। इस कंडीशन पर क्या y इज इक्वल टू y1 प्लस y1 इज इक्वल टू 2y1 लिख सकते हैं। कहीं से अगर y1 का जुगाड़ हो जाए तो क्या ये आ जाएगा करेक्ट। और ध्यान समझना एंगुलर विड्थ कितनी आई थी आप ध्यान समझ रहे हैं। एंगुलर जो विड्थ आई थी थोड़ी देर पहले जो आपने निकाला था 2 थीटा इज इक्वल टू इसका आंसर आया था 2 लैम्डा बाय a। यही आई थी आप करेक्ट। सो यहां पर ध्यान समझना है क्या कह रहा है यहां पर ये कि आप y1 निकालो तो नाम
बन जाएगी। ये वाला ट्रायंगल देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये लेंथ कितनी है? y1। ये लेंथ कितनी है? कैपिटल डी। ये एंगल कितना? थीटा। tan थीटा लगा दें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, करेक्ट। सो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? अब थीटा ही बोलते से तो हम क्या करें? tan थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा में। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? d थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा बाई है। ये कितना हो गया? ये d लैम्डा बाई a हो गया। ये किसकी वैल्यू आई? y1 की। तो एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी? लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 2y1। ये कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा डिवाइड बाई a इनटू कितना हो जाएगा? ये d हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? लीनियर विड्थ कितनी आ रही? 2 लैम्डा d बाई a और एंगुलर विड्थ कितनी है? 2 लैम्डा बाई। क्या समझ में? जब भी आप किसी भी फ्रिंज का एंगुलर विड्थ निकालो, वो तो मान लो कुछ आ गया, अगर उसी फ्रिंज का लीनियर विड्थ तुमसे पूछता है ना, उसमें आंख बंद करके कैपिटल d से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ में अगर तुम कैपिटल d से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी क्या निकल आएगी? यही तो है ना, जो कैपिटल डी का फर्क है यहाँ पे। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? हम चाहते हैं फ्रिंज विड्थ निकालना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है इंटरफेरेंस में? दो लगातार ब्राइटर या दो लगातार डार्कर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ कहलाती है। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी अपन क्या करने वाले हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने वाले हैं। किसकी? सेकेंडरी मैक्सिमा से। दो लगातार ब्राइटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं? ये दैट इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दैट इज योर बीटा डैश, करेक्ट। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो ब्राइटर के बीच की डिस्टेंस, एंगुलर का मतलब दो ब्राइटर की एंगुलर पोजीशन के बीच है। ये बात समझ में आ रही है? इसको कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पर देखो आप ये डायग्राम, बस ये लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, ठीक। और टॉपिक हेडी था ये। यहाँ पर मिल रहा आपका सेंट्रल, यहाँ पर मिल रहा पहला डार्क, यहाँ पर मिला पहला ब्राइट, यहाँ पर मिला दूसरा डार्क और यहाँ पर मिला आपका दूसरा ब्राइट। ये यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेट हुआ करती है इस तरीके से, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो ये जो बनता था हिसाब किताब कुछ इस तरीके से बनता था आपका ग्राफ, इस तरीके से, करेक्ट। और ये यहाँ पर कैसा आपका बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो मैं यहां पर क्या निकालने वाला हूं? एंगुलर विड्थ। सेंट्रल मैक्सिमम एंगुलर विड्थ निकाली तो 2 थीटा इज इक्वल टू आया 2 लैम्डा डिवाइड बाय a। कुछ बुद्धिमान लोग इनको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करना है, 2 थीटा ही रहेगा। बस समझ में आ रहा है? हम क्या निकालने वाले हैं? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। बस समझ में? जैसे कोई कहे कि ये बताओ जो V2 है इसकी एंगुलर विड्थ कितनी? V2 की एंगुलर विड्थ कितनी? मतलब V2 यहां से यहां तक है, तो इसको यहां से यहां तक नापने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा? ये किसका एंगल विड्थ है? तो V2 क्या पूछ सकता है हमसे? एंगल विड्थ। अब एंगल विड्थ V2 की पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे अपन ये? तो इसके लिए अपन को चाहिए D3 का एंगल और किसका चाहिए? D2 का एंगल, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम इसमें जैसे कोई कहे कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा का तुम्हें पता है एंगल विड्थ कितना होता है? 2 लैम्डा बाई। तुमसे कोई क्या फिफ्थ मैक्सिमा का एंगल विड्थ कितना होगा? मान लो यहाँ पर तुमसे पूछ लिया सेकंड मैक्सिमा का ही एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो सेकंड मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ होगा इतने का सेंट्रल लाइन के साथ बनने वाला एंगल, क्योंकि एंगुलर विड्थ बताएगी इसकी एंगुलर पोजीशन जो कि यहाँ से लेकर जाना है। तो अगर यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं तो ऐसे नहीं लग रहा ये वाली लाइन D3 की पोजीशन बता रही है, ये वाली लाइन D2 की पोजीशन बता रही है, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम इसमें
तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर पोजीशन किसकी पूछ रहा है हमसे, ये सेकेंडरी मैक्सिमम की पूछ रहा है कि एंगुलर पोजीशन कितनी होगी। तो सेकेंडरी मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन के लिए क्या निकालोगे, थर्ड मिनिमम का एंगल माइनस सेकंड मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है। अगर हमसे टर्सरी का पूछता तो फोर्थ मिनिमम माइनस थर्ड मिनिमम। हमसे 10th का पूछता 11th मिनिमम माइनस 10। हमसे अगर nth का पूछ रहा है आपका ये, तो क्या लिखोगे आपने, दैट इज योर थीटा किसके लिए आपका ये मिनिमम के लिए n+1th माइनस n, यही होगा ना। और जो उसकी एंगुलर पोजीशन होगी थीटा होगी। ये किसके लिए हो जाएगी आपकी, दैट इज योर मिनिमम के लिए हो जाएगी। अब मिनिमम के लिए तुम्हें पता होता है कि थीटा n कितना होता है आपका ये n लैम्डा बाई a। तो थीटा n+1 कितना हो जाएगा, n की जगह कितना रख दोगे, n+1 लैम्डा बाई a हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। दोनों वैल्यू में रख के निकाल लेते हैं ये n+1 लैम्डा बाई a माइनस कितना हो जाएगा ये n लैम्डा बाई a। लैम्डा का मल्टीप्लाई करो, n लैम्डा बाई a प्लस लैम्डा बाई a माइनस n लैम्डा बाई a, ये और ये कैंसिल। तो इसका एंगुलर पोजीशन कितना आ गया आपका ये लैम्डा बाई। बस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इससे कोई मुझे लीनियर विड्थ कितनी होगी तो कैपिटल D से क्या कर देना आपको, मल्टीप्लाई। बस समझ में आ रहा है। ये इसकी एंगल निकल के आई। हमसे यहां पर पूछ सकता है ये व्हाट इज योर लीनियर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमम, तो दैट इज योर, इसी में कैपिटल D का मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा D बाई कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो दैट इज योर लीनियर विड्थ। ये सारी चीजें निकालनी है। मेन पोर्शन वो वाला है जहां पर आपने पढ़ रखा है थीटा एन की वैल्यू ब्राइट के लिए कितनी और थीटा एन की वैल्यू डार्क के लिए कितनी, क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें क्या निकल रही है आपकी, कैलकुलेशन निकल रही। तो यहाँ से आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हुआ।